नमस्कार। स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लेसन प्लान यानी पाठ योजना को देखेंगे। आज का जो विषय है वो है हमारा इतिहास, जबकि जिस टॉपिक यानी जिस प्रकरण पर लेसन प्लान बनाना है वह टॉपिक है 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन, जो कि क्लास 7 से संबंधित है। आप सामाजिक विज्ञान पुस्तक के अंतर्गत इस चैप्टर को देख सकते हैं। सामाजिक विज्ञान पुस्तक के अंतर्गत एक पुस्तक है जिसका नाम है हमारे अतीत, जो कि हिस्ट्री के अंतर्गत ये पुस्तक आता है, जिसमें इस चैप्टर को देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक यानी प्रकरण है वो इस पुस्तक का सबसे लास्ट चैप्टर है। अगर और भी लेसन प्लान आप देखना चाहें तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आपको लेसन प्लान की बहुत सारी वीडियोस देखने को मिल जाएगी। तो आइए आज का टॉपिक हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लेसन प्लान यानी पाठ योजना आप जब भी बनाना शुरुआत करें, अपने रजिस्टर की लेफ्ट पेज से इसकी शुरुआत करें। सबसे पहले लिखें विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में आपको पढ़ाने के लिए जाना है। फिर अपना नाम लिखेंगे, फिर आपका क्रमांक यानी रोल नंबर क्या है वो लिखेंगे। विषय हो जाएगा इतिहास, प्रकरण यानी कि जो टॉपिक आपको मिला है बनाने के लिए लेसन प्लान, उसको लिखेंगे। जैसे यहाँ पर है 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन। फिर किस क्लास के लिए है तो 7 क्लास के लिए। कितने समय तक आपको पढ़ाना है वो लिखेंगे। तो जो क्लासेस होती हैं 35 या 40 मिनट की होती है, तो यहाँ पर हम 40 मिनट लिखेंगे। किस घंटे में पढ़ाने के लिए मिला है आपको, और डेट क्या है, और आपका सत्र कौन सा चल रहा है, इन सारी चीज़ों को यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद हम सामान्य उद्देश्य में आते हैं, जो कि हमारा पूरे विषय से संबंधित होता है। इसके उद्देश्य क्या है? जैसे विषय है हमारा इतिहास। इसके बाद विशिष्ट उद्देश्य में हम क्या देखते हैं कि वो प्रकरण से संबंधित होता है, यानी कि टॉपिक से संबंधित होता है, जो टॉपिक हमारा लेसन प्लान के लिए है। तो सबसे पहले हम सामान्य उद्देश्य में 5 पॉइंट देखेंगे। पहला नंबर है छात्रों में इतिहास विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा है छात्रों में ऐतिहासिक दृष्टिकोण का विकास करना। तीसरा नंबर है छात्रों में सामाजिक व्यक्तित्व का विकास करना। चौथा नंबर है छात्रों में कल्पना व चिंतन शक्ति का विकास करना। पांचवा है छात्रों को मानव समाज के विकास से अवगत कराना। सामान्य उद्देश्य के बाद हम विशिष्ट उद्देश्य में आते हैं। विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत हम लगभग यहाँ पर 5 पॉइंट लिखेंगे, जो कि हमारे प्रकरण से संबंधित होते हैं। तो इसमें इसके उद्देश्य क्या है? जैसे पहला नंबर है छात्र 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा नंबर है छात्र 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन के विषय में प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। तीसरा नंबर है छात्र मुगल साम्राज्य के पतन एवं नए राज्य के उदय के विषय में जान सकेंगे, जो कि हम 18वीं शताब्दी के राजनीतिक गठन के रूप में देखते हैं, मुगल साम्राज्य के पतन के बाद। चौथा पॉइंट है छात्र 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन से संबंधित विषय को चार्ट पेपर द्वारा प्रदर्शित करने का कौशल विकसित कर सकेंगे। जबकि पांचवा नंबर है छात्रों में 18वीं शताब्दी की राजनीतिक गठन से संबंधित पत्र पत्रिकाओं को पढ़ने की रुचि विकसित हो सकेगी। उसके बाद हम राइट पेज में आते हैं। यहाँ पर लिखेंगे सहायक शिक्षण सामग्री, यानी कि पढ़ाने के लिए हम किन किन सामग्री का प्रयोग करेंगे। चौक, डस्टर, चार्ट, पॉइंटर, श्यामपट्ट और अन्य शिक्षण सहायक सामग्री। किस विधि का प्रयोग करेंगे, किस शिक्षण विधि का? तो यहाँ पर हो जाएगा व्याख्यान एवं प्रश्नोत्तर विधि। पूर्व विज्ञान में हो जाएगा छात्र 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, यानी कि इस चैप्टर के बारे में थोड़ी बहुत पहले से छात्रों को नॉलेज है। वर्ग व्यवस्था में हो जाएगा छात्र अध्यापक या अध्यापिका अपनी सुविधा के अनुसार वर्ग को व्यवस्थित करेंगे। उसके बाद प्रस्तावना का पॉइंट आता है, जिसमें 2 कॉलम आपको बनाना है। एक छात्र अध्यापक या अध्यापिका कथन, और दूसरा है छात्र संभावित उत्तर। इसमें प्रश्न की संख्या आप 4 या 5 रख सकते हैं, और लास्ट प्रश्न में आपका टॉपिक निकल कर आना चाहिए, जिस टॉपिक को आप पढ़ाने वाले हैं बच्चों को। तो ये प्रश्न और उत्तर जो है दोनों एक दूसरे से संबंधित होते हैं।
जैसे प्रश्न का जो उत्तर आता है उत्तर से ही अगले प्रश्न का निर्माण किया जाता है। तो ये प्रश्न छात्र अध्यापक या अध्यापिका जो हैं वो बच्चों से करते हैं और जो आंसर है बच्चों की तरफ से बिल्कुल सही आनी चाहिए, उसी से अगले प्रश्न का निर्माण किया जाता है। प्रश्न है छात्रों, हम लोग किस देश में रहते हैं? छात्रों के द्वारा उत्तर आता है भारत देश में। दूसरा प्रश्न है भारत में अंग्रेजों द्वारा शासन स्थापित करने से पहले किसका शासन था? तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है मुगलों का। तीसरा प्रश्न है मुगल शासक औरंगजेब की मृत्यु के बाद क्या परिवर्तन देखने को मिलता है? तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है नए राजनीतिक शक्तियों का उदय देखने को मिलता है। चौथा प्रश्न है 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक शक्ति के गठन के बारे में विस्तार पूर्वक बताएं। तो यहाँ पर छात्र उत्तर सही तरीके से नहीं दे पाते हैं, इसलिए हम यहाँ पर समस्यात्मक लिखेंगे और हम देख सकते हैं कि हमारा टॉपिक जो है वो निकल कर आ गया। उसके बाद छात्र अध्यापिका गठन में हो जाएगा 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन, और पाठ की उद्घोषणा में हो जाएगा आज हम लोग 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम अगले पेज में आएंगे जिसमें दोनों साइड का पेज यूज करना है, जो कि प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत ये सारे पॉइंट आते हैं। पहला है शिक्षण बिंदु, यानी कि शिक्षण बिंदु में आपको क्या करना है कि चैप्टर से संबंधित पॉइंट को उठाना है, जिस पॉइंट को आप एक्सप्लेन करेंगे बच्चों के सामने, तो उस पॉइंट को लिखेंगे, फिर उसका एक्सप्लेन जो है दूसरे कॉलम में लिखेंगे, और तीसरा कॉलम छात्र क्रियाशीलन, यानी कि क्लासरूम में छात्रों का व्यवहार किस तरह का रहेगा उसको तीसरे कॉलम में आप लिखेंगे। चौथा कॉलम है श्याम पट्ट कार्य, यानी कि ब्लैक बोर्ड वर्क। इसमें जैसे कि आप क्लासरूम में बच्चों को समझाने के लिए ब्लैक बोर्ड यूज करते हैं, जिस तरह से लिखते हैं उसी तरह से यहाँ भी आपको समझाना है, लिखना है, और आप चाहें तो ब्लैक चार्ट पेपर यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट देखेंगे हम, मुगल साम्राज्य के लिए संकट की स्थिति। कैसे संकट की स्थिति उत्पन्न हुई जो कि पतन का कारण बना? मुगल शासक औरंगजेब ने दक्कन में लंबी लड़ाई लड़ते हुए साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधन काफी मात्रा में खर्च कर चुका था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद इनके उत्तराधिकारी के शासनकाल में प्रशासन की कार्यकुशलता धीरे धीरे समाप्त होने लगी। जितने भी उत्तराधिकारी आए औरंगजेब के बाद, वो अपने शासन एवं प्रशासन कार्यों में निपुण बिल्कुल नहीं रहे। इसलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि धीरे धीरे कार्यकुशलता जो थी प्रशासन की वो समाप्त होने लगी। औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य में पैदा हुए आर्थिक एवं राजनीतिक संकट के बीच इसी बीच अन्य शासक ने भी आक्रमण किया, जिसके कारण पूरी तरह से हम क्या देखते हैं कि मुगल साम्राज्य धीरे धीरे समाप्त हो गई और अंग्रेजों के हाथ में आ गई थी। ईरान के शासक हम देखते हैं यहाँ पर नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण कर संपूर्ण नगर को लूटा। पूरे नगर को काफी अच्छे तरीके से इन्होंने लूटा। नादिर शाह के आक्रमण मुहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल के दौरान हुआ था। इस समय जो मुगल शासक थे वो मुहम्मद शाह रंगीला थे। नादिर शाह के आक्रमण के बाद फिर अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण उत्तरी भारत पर लगातार रहा। इन्होंने 1748 से 1761 के बीच 5 बार उत्तर भारत पर इन्होंने आक्रमण किया और पूरी तरह से लूटपाट की। तो इस तरह हम देखते हैं इस पे शासकों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा, जो कि अपने प्रशासन कार्यों में उन्होंने अच्छे तरीके से भूमिका योगदान नहीं दिया। और इस तरह हम देखते हैं कि आर्थिक स्थिति को बाहरी शासक जो थे आक्रमण करके काफ़ी कमज़ोर बना दिए उत्तर भारत की स्थिति को। इसी से प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका बच्चों से, जो कि बोधात्मक प्रश्न के रूप में देखते हैं। अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली ने उत्तरी भारत पर कितने बार आक्रमण किया था? तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है 1748 से 1761 के बीच 5 बार आक्रमण किया था इन्होंने। छात्र क्रियाशीलन में देख सकते हैं कि छात्र ध्यानपूर्वक कक्षा में
छात्र अध्यापिका द्वारा पढ़ाए जा रहे कथनों को सुनेंगे। श्याम पटकार में देख सकते हैं मुगल साम्राज्य के लिए संकट की स्थिति के अनेक कारण रहे। औरंगजेब ने बहुत अधिक मात्रा में सैन्य और वित्तीय संसाधन को खर्च किया था। इसी बीच पैदा हुए आर्थिक व राजनीतिक संकट के बीच कई अन्य बाहरी शासकों ने आक्रमण कर उत्तर भारत की पूरी तरह से लूटपाट की। ईरान शासन नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया और हम देखते हैं उसके बाद अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली ने उत्तर भारत पर लगभग 5 बार आक्रमण किया और पूरी तरह से इन्होंने लूटपाट की उत्तर भारत पर। अब दूसरा शिक्षण बिंदु देखते हैं, नए राज्यों का उदय। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद हम नए राज्यों को देखते हैं जिसको 3 समूह में बांटा गया था। मुगल सम्राट की सत्ता के पतन के साथ साथ बड़े प्रांत के सूबेदार और बड़े जमींदार ने उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में अपनी शक्ति और प्रबल बना ली थी। 18वीं शताब्दी के दौरान मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कई स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्यों में बिखर गया। 18वीं शताब्दी के राज्यों को 3 समूह में बांटा गया। पहला नंबर अवध, बंगाल व हैदराबाद, जैसे कि वे राज्य जो पहले ये मुगल प्रांत थे। अवध, बंगाल व हैदराबाद जो राज्य है ये पहले मुगल प्रांत थे। दूसरा नंबर हम देखेंगे 3 भागों में जो बांटा गया है, ऐसे राज्य जो मुगल के पुराने शासन काल में वतन जागीरों के रूप में काफी स्वतंत्र थे। ये स्वतंत्र थे। इनमें कई राजपूत प्रदेश भी शामिल थे। तीसरा नंबर है मराठा, सिख और जाटों के राज्य। इन्होंने कड़े और लंबे संघर्ष के बाद मुगलों से स्वतंत्रता छीन ली थी। तो इसे हम 3 भागों में देखते हैं राज्यों को 18वीं शताब्दी में। इसी से संबंधित प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका छात्रों से, 18वीं शताब्दी के दौरान मुगल साम्राज्य में क्या परिवर्तन हुआ। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है मुगल साम्राज्य कई स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्यों में बिखर गया था, जो कि हम 3 समूह के रूप में देखते हैं। श्याम पटकार में देख सकते हैं नए राज्य का उदय। 18वीं शताब्दी के राज्यों को 3 समूह में बांटा गया। पहला अवध, बंगाल व हैदराबाद, जो कि ये हम पुराने मुगल प्रांत के रूप में इसे देखते हैं। दूसरा वतन जागीरों के रूप में स्वतंत्र राज्य तथा राजपूत प्रदेश, और तीसरा है मराठा, सिख और जाट का राज्य। उसके बाद हम तीसरा शिक्षण बिंदु देखते हैं, पुराने मुगल प्रांत। पुराने मुगल प्रांतों से जिन उत्तराधिकारी राज्यों का उदय हुआ उनमें से 3 राज्य प्रमुख थे, अवध, बंगाल और हैदराबाद। हैदराबाद को देखेंगे, मुगल साम्राज्य के विघटन के पश्चात निजाम उल मुल्क आसफ जाह 1724 से 48 ने हैदराबाद की स्थापना की। यह मुगल बादशाह फर्रुखशियर के दरबार का एक अत्यंत शक्तिशाली सदस्य था। उसके बाद हम अवध देखेंगे। मुगल साम्राज्य के विघटन के पश्चात बुरहान उल मुल्क सआदत खान ने अवध की स्थापना की थी और मुगल साम्राज्य का विघटन होने पर अवध राज्य हम देखते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण राज्यों में से एक था। बंगाल साम्राज्य के विघटन के पश्चात मुर्शिद कुली खां के नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया था। तो इसी से संबंधित प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका बच्चों से कि हैदराबाद राज्य की स्थापना किसने की। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है निजाम उल मुल्क आसफ जाह ने। और छात्र क्रियाशीलन में देख सकते हैं कि कक्षा में छात्र जो है अनुशासन को बनाए रखेंगे। उसके बाद हम श्याम पटकार में देख सकते हैं पुराने मुगल प्रांतों से उत्तराधिकारी राज्य का उदय, जो कि मतलब ये जो 3 राज्य हैं पहले मुगल प्रांत थे। और जैसे कि 3 समूह में हम देखें कि कुछ राजपूत राज्य थे, कुछ मराठा, सिख और जाट के राज्य थे। और फिर अवध, बंगाल और हैदराबाद को भी हम देखें।
इसमें देखेंगे 3 राज्य प्रमुख थे, अवध, बंगाल तथा हैदराबाद। अवध, इसकी स्थापना की बुरहान उल मुल्क सआदत खां, और दूसरा है हैदराबाद, निजाम उल मुल्क आसफ जाह, और बंगाल की स्थापना मुर्शिद कुली खां ने की। इसके बाद हम अगले पेज में आएंगे। अगले पेज में क्या करना है, प्रस्तावना का जो पॉइंट था ये सारा समाप्त हुआ है यहाँ पर। उसके बाद मूल्यांकन करना है। मूल्यांकन में क्या देखते हैं कि आप जो चैप्टर को पढ़ाए हैं उसी से प्रश्न करना है बच्चों से। प्रश्न की संख्या आप 4 या 5 रख सकते हैं, और प्रश्न ऐसा होना चाहिए कि जो आपने पढ़ाया है उसी से संबंधित होना चाहिए, ताकि छात्र उस प्रश्न का उत्तर दे सकें। और मूल्यांकन के आधार पे आप पता लगा सकते हैं कि जो भी बच्चों को पढ़ाए हैं बच्चों को अच्छे तरह से समझ में आई है या नहीं। प्रश्न है, किस मुगल शासक के बाद नई राजनीतिक शक्ति का उदय हुआ। दूसरा प्रश्न है, ईरान शासक नादिर शाह ने कब आक्रमण किया भारत पर। तीसरा प्रश्न है, अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली ने उत्तरी भारत पर कितने बार आक्रमण किया। चौथा प्रश्न है, मुगल साम्राज्य के पतन के बाद राज्यों को कितने समूह में बांटा गया। पांचवा प्रश्न है, 18वीं शताब्दी में उदय राज्य अवध, बंगाल और हैदराबाद की स्थापना किसने की। उसके बाद पुनरावृत्ति में क्या करना है कि आप जो पढ़ाए उसको एक छोटे क्रम में बच्चों के सामने पॉइंट वाइज प्रस्तुत कर देना है, ताकि जो भी टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। मुगल शासक औरंगजेब की मृत्यु के बाद 18वीं शताब्दी में नई राजनीतिक शक्तियों का उदय देखने को मिलता है। दूसरा पॉइंट है, मुगल साम्राज्य के पतन के कई कारण थे, आर्थिक, राजनीतिक संकट, बाह्य आक्रमण व अन्य विदेशी शासकों द्वारा आक्रमण तथा लूटपाट आदि। तीसरा पॉइंट है, मुगल साम्राज्य के पतन के बाद 18वीं शताब्दी में राज्यों को 3 समूह में बांटा गया। पहला, अवध, बंगाल व हैदराबाद राज्य। दूसरा, स्वतंत्र राज्य तथा राजपूत प्रदेश। और तीसरा है मराठा, सिख और जाटों का राज्य। चौथा पॉइंट है, अवध, बंगाल व हैदराबाद को पुराने मुगल प्रांत के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद गृह कार्य यानी कि होमवर्क। इसमें प्रश्न की संख्या 2, 3, 4 रख सकते हैं, और प्रश्न ऐसा होना चाहिए जो कि चैप्टर से संबंधित होना चाहिए, ताकि बच्चे जो है उस प्रश्न को घर पर आसानी से कर सकें, उनको ज़्यादा कठिनाई ना हो। प्रश्न है, मुगल साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे। और दूसरा है, 18वीं शताब्दी के नए राजनीतिक शक्ति का वर्णन करें। तो जो लेसन प्लान यानी पाठ्य योजना है यहाँ पर समाप्त होता है। जो हिस्ट्री पुस्तक के अंतर्गत जितने चैप्टर थे, ये लास्ट चैप्टर था, तो यहाँ पर समाप्त होता है। और अगला जो लेसन प्लान आएगा हमारा वो ज्योग्राफी यानी भूगोल विषय से संबंधित होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।